हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन। तो इस जो फाइनल चैप्टर है ये बुक का, तो इसमें जो है हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आपने ना कई सारी बुक्स में जो है पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कई सारे सब्जेक्ट्स में ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। इस बुक में भी ग्लोबलाइजेशन है, तो इसको हम समझेंगे। इसके साथ साथ जो है इसके कॉजेस वगैरह क्या है ना। पहले नहीं था ग्लोबलाइजेशन, बाद में जो इमर्ज हुआ, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिक्स में क्या-क्या जो चीज़ें बदली है ना, इकोनॉमी में बदला। जैसे देश जो है ओपन हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। आज के टाइम पर हर एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है सर्विसेज़ के लिए। कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिला। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले। जैसे कि यूएस का कल्चर डोमिनेट करने लगा था हर जगह, है ना? जीन्स वगैरह पहनना और जो फास्ट फूड का कंज़म्पशन, ओके, उनके जो शोज़ हैं, ठीक है? जो टीवी, जो मूवीज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे कल्चर का भी डोमिनेंस देखने को मिला ग्लोबलाइज़ेशन में, है ना? हम देखेंगे ये ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया के ऊपर भी। इंडिया जो है 1990s में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था इंडिया ने, ठीक है? तो एलपीजी किया था ना, रिफ़ॉर्म किए थे। लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन एंड ग्लोबलाइज़ेशन। तो हम अपने देश के बारे में भी देखेंगे, ठीक है? और इंडिया को कैसे अफ़ेक्ट किया ग्लोबलाइज़ेशन ने, पॉज़िटिव रहा कि नेगेटिव रहा, ठीक है? फिर उसके बाद में जो हम देखेंगे रेज़िस्टेंस भी होता है ग्लोबलाइज़ेशन के अगेंस्ट में, कि मूवमेंट भी चलते हैं। आज के टाइम पर जो है प्रोटेक्शनिज़्म की जो नीति फ़ॉलो की जा रही है। कई सारी कंट्रीज़ जो हैं अपने आप को जो ऐसे लेकर के चल रही हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे और मूवमेंट जो रही इंडिया में भी जो ग्लोबलाइज़ेशन के अगेंस्ट बोला गया, तो वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। ओके, तो हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन। जनार्दन जो है एक इंसान की कहानी बताई गई है यहाँ पर, जो कि कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक है? तो वो इवनिंग में जाता है काम के लिए, ओके, शाम को जाता है वो, जो जॉन बन जाता है, ठीक है? वो काम पर जाते ही उसका ना जो वो ना जॉन की तरह एक्ट करने लगता है, क्योंकि जो ऑफ़िस में एंटर होता है ना, तो एक नया एक्सेंट के साथ में वो लैंग्वेज बोलता है, डिफरेंट जो लैंग्वेजेज़ बोलता है, ओके? जो कि घर में ऐसी लैंग्वेजेज़ वो नहीं बोलता है। कम्युनिकेट करता है क्लाइंट्स के साथ में, जो कि हज़ारों लोगों के साथ में, जो कि मतलब क्लाइंट्स के साथ में बातचीत करता है, जो कि हज़ारों मील दूर है, ठीक है? मतलब कि दूसरी कंट्री में बैठे हुए लोगों से भी बात करते हैं। वो पूरी रात काम करता है, ठीक है? क्योंकि जो डे टाइम होता है ओवरसीज़ कस्टमर के लिए, जैसे कि यूएस में बैठे हैं तो उनके यहाँ तो दिन है ना, हमारे यहाँ रात है। तो रात में काम करते हैं तो उनके यहाँ तो दिन कहलाता है, ओके? तो जनार्दन जो है सर्विस दे रहा है, ठीक है? सर्विस जो सेक्टर में काम कर रहा है वो सर्विस दे रहा है। और जिससे वो फिज़िकली मिल तक नहीं सकता, उस इंसान से बात कर रहा है, उन लोगों को वो सर्विसेज़ दे रहा है, ठीक है? तो उसका डेली का काम है ये, ओके? उसकी हॉलिडेज़ जो छुट्टियाँ भी हो, तो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती उसकी छुट्टियाँ, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ त्योहार है, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि यूएस या फिर कनाडा, जिस कंट्री में वो सर्विस दे रहा है, वहाँ पर भी है। तो उनके हिसाब से उनकी छुट्टियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो दूसरी कंट्री की कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। अब सेकंड केस दिया है रामधरी का। रामधरी जो है शॉपिंग के लिए गए, उन्होंने एक बर्थडे गिफ्ट खरीदा अपनी 9 साल की बेटी के लिए। ओके, उसने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो एक साइकिल गिफ्ट करेंगे उसको। तो वो मार्केट में जाते हैं, ठीक है? और फिर देखते हैं कि कोई अफोर्डेबल जो उनके जो जितने मतलब वो चाहते हैं उतने पैसे में आ जाए, है ना? रीज़नेबल अच्छी क्वालिटी की साइकिल आ जाए। तो वो फाइनली जो है साइकिल खरीद लेते हैं। वो जो साइकिल है वो मैन्युफैक्चर हुई थी चाइना में, ठीक है? चाइना का बना हुआ सामान हमारे देश में बिकता है बहुत सारा, है ना? बट वो मार्केट कहाँ पर हुई है, बेची कहाँ जा रही है? इंडिया में। साइकिल सामान जो है चाइना में बना है, पर बेचा तो हमारे देश में जा रहा है ना? तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, जो क्वालिटी जितनी हमको क्वालिटी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाए कम पैसों में, तो ये दोनों चीज़ को फुलफिल करता है, जो प्रोडक्ट उसको खरीद लेते हैं। रामधरी डिसाइड करते हैं तो उसको परचेज़ कर लिया, उन्होंने खरीद लिया, है ना? लास्ट ईयर रामधरी की जो बेटी है, उन्होंने बोला कि उसको एक बार्बी डॉल चाहिए है, ठीक है? और वो बार्बी डॉल जो है इंडिया में बेची जा रही है, पर वो बनी कहाँ है? यूएस में बनी है, ठीक है? तो ये भी देखने को मिलता है। बाहर का सामान है, जो बाहर के देशों का सामान है, हमारे देश में बेचा जा रहा है। सारिका जो है यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, ठीक है? मतलब अपनी फैमिली में पहली पढ़ी-लिखी लड़की है वो। उसने बहुत मेहनत की अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और अच्छे से अपना जो पढ़ाई की उसने, ठीक है? उसको अपॉर्च्युनिटी भी मिली जॉब की, कि वो जो है अपना करियर वगैरह बना सके, है ना? अब जो है वो इकलौती ऐसी वुमन है अपनी फैमिली की,
ठीक है? तो उसने पढ़ाई-लिखाई की और वो कर रही है और बाकी दूसरी जो औरतें हैं उसकी फैमिली की, उन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। तो उसके रिलेटिव्स जो थे, जो रिश्तेदार होते हैं ना, तो उन्होंने अपोज़ किया कि नहीं-नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मत पढ़ाओ ये वो। पर जो है वो अच्छे से आगे बढ़ी, ठीक है? उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली और आज के टाइम पर जो है वो अच्छी-खासी पढ़ाई की, ठीक है? तो उसको एक एग्ज़ाम्पल सेट करना था, तो वो अपनी जनरेशन में उसने अच्छे से पढ़ाई की, है ना? ऑल 3 एग्ज़ाम्पल्स जो दिखाते हैं तो सारिका के एग्ज़ाम्पल में ना मतलब उसके पास में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो वो काम कर पाई, है ना? आज के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं हमारे देश में, जहाँ पर लोग जो है काम करते हैं। तो तीनों एग्ज़ाम्पल्स जो है दिखाते हैं कि जो ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ इशारा करते हैं, है ना? फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में जनार्दन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लोबलाइज़ेशन सेक्टर में, जो कि सर्विस सेक्टर में, ठीक है? ग्लोबलाइज़ेशन में। रामथरी का बर्थडे जो परचेज़ था, उसपे पता चल रहा है हमको कि मूवमेंट का कमोडिटीज़ के मूवमेंट के बारे में पता चल रहा है, ठीक है? एक देश से जो है दूसरे देश में जो है सामान जा रहा है। ठीक है, एक पार्ट जो है वर्ल्ड का वहाँ से दूसरे पार्ट में जा रहा है सामान, है ना? सारिका जो है कॉन्फ्लिक्ट जो वैल्यूज़ की जो सो कॉल्ड वैल्यूज़ होती हैं पैट्रियार्की सोसाइटी की, तो उसकी वजह से वो पहले के टाइम पर उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं थी वुमेन के लिए, है ना? हर चीज़ पे एरिया में रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, ठीक है? तो पहले की वुमेन जो थी उनकी फैमिली में उन्होंने मतलब अच्छे से नहीं किया कुछ भी और मतलब अपना करियर नहीं बनाया और आज के टाइम पर जो है रियलिटी में देखें तो अच्छा खासी अपॉर्च्युनिटी है और एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है लड़कियों का, है ना? हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन रियल लाइफ में देखें तो हम रियलाइज करते हैं कई सारे कंटेक्स्ट में, ठीक है? तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना? जो एक दूसरे से डिफरेंट है थोड़े, जो हमने देखे उससे भी डिफरेंट है ना? कुछ फार्मर्स जो है सुसाइड कमिट कर लिया उन्होंने क्योंकि उनकी क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल होने का क्या मतलब है? जैसे बारिश नहीं आई तो सूखा पड़ गया, है ना? तो जो फसलें होती ना वो खराब हो जाती हैं या फिर जब कटाई का टाइम आया तब जो है बारिश होने लगी एकदम से तो फसल लेट गई, पूरी खराब हो गई, है ना? टिड्डी का अटैक हो गया, ऐसे कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वज़ह से क्रॉप जो है फ़ेल हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया था एक्सपेंसिव सीड खरीदे थे, ओके, सप्लाई किए थे जिस मल्टीनेशनल कंपनी ने। मल्टीनेशनल कंपनी एक देश से ज़्यादा देश में उसका बेस होता है, ठीक है? बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं जैसे अमेज़न हो गए, है ना? गूगल हो गए, फेसबुक ज़माने भर की कंपनीज़ हैं। तो ऐसे ही एक मल्टीनेशनल कंपनी जो थी, उससे महँगे उन्होंने सीड खरीदे थे, ताकि जो है अपने खेत में जो है क्या करें अच्छे से फसल लगा सकें और वही फसल जो है लेट गई, खराब हो गई, है ना? तो इंडियन कंपनी जो है उन्होंने क्या एक राइवल कंपनी जो थी, यूरोप में बेस्ड थी तो मतलब कि इंडिया की एक कंपनी थी, उसकी एक दुश्मन कंपनी थी, राइवल थी, कॉम्पिटिटर जो थी, यूरोप में बेस्ड एक कंपनी थी, तो उसको इंडियन कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है? तो जबकि वहाँ की जो यूरोप की कंपनी के जो ओनर थे ना, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उसके बावजूद जो है खरीद लिया गया। कई सारे रिटेल शॉपकीपर्स जो होते हैं, वो जो है डरते हैं कि उनके जो है ग्राहक चले जाएँगे, उनका काम-धंधा बंद हो जाएगा, अगर जो है इंटरनेशनल कंपनी जो है अपनी रिटेल चेन ओपन कर देगी कंट्री में। आज के टाइम पर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बढ़ रही है, ठीक है? पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी की जगह जो है ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा होने लगा है। अगर लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जैसे अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। अगर लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर वो पीछे छूटते जाएँगे। तो टाइम के साथ-साथ जो चीज़ें बदलती हैं, उसके साथ में अडॉप्ट करके चलना चाहिए, है ना? तो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर है मुंबई में, उसके अगेंस्ट जो है अ अ, तो उसने क्या किया है, जो स्टोरी चुराई है हॉलीवुड की किसी फ़िल्म की, है ना? तो उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है? और मिलिटेंट ग्रुप है जिसने इश्यू किया है स्टेटमेंट कि खतरा है जो तो मतलब कि एक एक हथियार लिए हुए ग्रुप होते हैं ना जो फाइट करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए हथियार लेके जो अगेंस्ट में गवर्नमेंट के काम करते हैं। तो इन्होंने बोला है एक जो स्टेटमेंट दिया है कि लड़कियाँ जो है वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न क्लोथ्स ना पहने, ओके? खतरा है उनको अगर वो ऐसा पहनती हैं तो। मतलब ना ये लोग खुद ही कौन है बताने वाले क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, है ना? तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। दीज़ एग्ज़ाम्पल जो है शो करते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन जो है पॉज़िटिव नहीं होता है, ग्लोबलाइज़ेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, ठीक है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ भी होते हैं लोगों की ज़िंदगी में। जैसे कि चाइना का कई बार सड़ा माल जो डंप कर देता है वो देश में, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो है। वो हमारे देश में बहुत सारा सस्ते में सामान बेच देता है, उससे हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको नुकसान होता है ना? तो इंडीड देयर आर मेनी कई सारी सच बात है कि कई सारे जो हैं बिलीव करते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन जो है उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ ज़्यादा हैं दैन पॉज़िटिव। मतलब कि नुकसान ज़्यादा है जो फ़ायदे से ज़्यादा, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन जो है उसको सिर्फ़ हम इकोनॉमिक इश्यूज़ की तरह नहीं देख सकते नॉर ये डायरेक्शन नहीं है
और ना ही ये ज़रूरी है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है, अगर रिच कंट्री से ही पुअर कंट्री पे हो, पुअर कंट्री से भी रिच कंट्रीज़ में हो सकता है कुछ भी, है ना? तो सिंस कई सारे जो है यहाँ पर देखने को तो इसका जो मीनिंग है मतलब ये ना इसका यूसेज जो है, इसका जो यूज़ करते हैं, उतना क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो ज़रूरी होता है कि ग्लोबलाइज़ेशन जो वर्ड है ना, उसकी डेफिनिशन हो, ठीक है? तो ग्लोबलाइज़ेशन जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसका फंडामेंटली डील करता है फ्लो के साथ में। ओके, भाग के साथ में। तो ये जो फ्लो होते हैं कई तरीके के हो सकते हैं, आइडियाज़ हो गए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं किसी देश के, है ना? और कैपिटल हो गया, पैसे वगैरह जो दिए जाते हैं, एक से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, है ना? कमोडिटीज़ हो गई, सामान वगैरह बेचा जा रहा है, ओके। एंड लोग भी जो ट्रैवल कर रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ताकि जो है उनको अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सके, है ना? तो क्रूशियल एलिमेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है, लोग पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन गया है, ठीक है? इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है एक देश की दूसरे देश के ऊपर, है ना? तो इससे क्या है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भी निकल के आते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम ऐसा नहीं कह सकते ग्लोबलाइजेशन जो है सामान बेचना, खरीदना बस ग्लोबलाइजेशन है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? ये गलत है जब हम ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ़ उसको इकोनॉमिक डायमेंशन से देखते हैं, मतलब इकोनॉमी में क्या सामान आ रहा है, खरीदा-बेचा जा रहा है ना? ये सारी चीज़ें बस इसको बस हम नहीं कह सकते ये बस ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है? सामान बेचना, खरीदना, इकोनॉमी में पंप होना पैसा, एफडीआई आना, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट होना, ये सिर्फ़ ग्लोबलाइज़ेशन नहीं होता। ग्लोबलाइज़ेशन में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो इसमें कल्चरल जो फिनोमेना भी देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन बहुत ही अनइवन देखने को मिलता है। कई सोसाइटीज़ जो होती हैं, उनके पास में ज़्यादा पहुँच जाता है। कुछ सोसाइटीज़ के लिए अच्छा भी होता है, कहीं-कहीं पर चीज़ें खराब भी होती हैं। तो हम एक जनरल कंक्लूज़न तो नहीं निकाल सकते कि अ, मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे जनरल कंक्लूज़न निकालने से कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइज़ेशन का बिना अटेंशन दिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, है ना? तो कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा पीछे की, तो उसके बाद जो है ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में हम बोल सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन क्या है? तो वजह क्या है ग्लोबलाइज़ेशन की, ठीक है? तो ग्लोबलाइज़ेशन जो है इसमें फ्लो होता है किसका? आइडिया का। फ्लो कहाँ से हो रहा है? एक देश से दूसरे देश में हो रहा है फ्लो, है ना? एक देश में आ रहा है, एक देश से जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं, है ना? ये जो जैसे कि क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी तो हर देश में जा रही है ना, ठीक है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई तो ये एक देश ने बनाई दूसरे देश के पास भी पहुँच गई। एक देश ने और इसको एडवांस्ड कर दिया, न्यूक्लियर एनर्जी बना ली, है ना? तो ऐसे एक देश से दूसरे देश में आइडियाज़ फ्लो होते हैं, कैपिटल फ्लो होता है, एफडीआई जाती है। जैसे यूएस की कंपनी से देखा, अरे हाँ, यहाँ तो अच्छा बड़ा मार्केट है, यहाँ तो खूब सारा सामान बेच सकते हैं हम इस देश में। तो वो जो है यहाँ पर पैसे वगैरह लेकर के अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप की या फिर इंडियन कंपनी में ये शेयर वगैरह खरीद लिए। तो कैपिटल का भी फ्लो होता है, कमोडिटीज़ का फ्लो होना, ठीक है? तो सामान वगैरह बेचा जा रहा है, लोग जा रहे हैं, ठीक है? एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो ये लॉजिकल भी है पूछना क्या है इससे कुछ मतलब बेनिफिट हो रहा है? मतलब कुछ नई बात लेकर के आ रहा है ये? ग्लोबलाइज़ेशन को जो 4 टर्म्स में हमने देखा आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल तो इनका फ्लो हो रहा है। तो इसमें हमने देखा तो जो तो ये पहले से ही होता आ रहा है, ठीक है? आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल का। लोग जो हैं आदि-मानव भी तो इधर से उधर ट्रैवल हुए थे ना जब पूरा जो कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे। ओके, तो हाउएवर अगर हम देखें जो आर्ग्यू करते हैं आज की जो ग्लोबलाइज़ेशन की बात करती है, तो उसको बोलते हैं कि वो अलग चीज़ है, ठीक है? उसमें वो पॉइंट आउट करते हैं कि स्पीड देखी जाती है, जो फ्लो हो रहा है ना, कितनी तेज़ी से चीज़ें जो है फ्लो हो रही है, ठीक है? तो यूनिकनेस पता चलती है इससे ग्लोबलाइज़ेशन की, ठीक है? तो ग्लोबलाइज़ेशन जो है इसका एक हिस्टोरिकल बेसिस भी है, ओके? तो इम्पोर्टेंट है कि हम जो है कंटेम्परेरी फ्लो को भी देखें उसके साथ-साथ जो कंटेम्परेरी मतलब आज के टाइम का जो फ्लो है उसके साथ-साथ हिस्टोरिकल चीज़ें भी समझें, है ना? वहीं ग्लोबलाइज़ेशन जो है एक सिंगल फैक्टर से बस नहीं होता है कि ग्लोबलाइज़ेशन है हम एक चीज़ में चल गया, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी सिंगल फैक्टर टेक्नोलॉजी जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बात सही है कि जो कोई डाउट नहीं है इसमें कि टेलीग्राफ हुआ, टेलीफ़ोन हुआ, है ना? माइक्रोचिप्स हुई। पहले बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, अब छोटे-छोटे हो गए हैं, है ना? अब छोटा-सा फ़ोन ही तो फ़ोन में क्या है? कंप्यूटर जैसा ही तो है ना वो अपने हर चीज़ चलती है फ़ोन में। ओके, तो रिवॉल्यूशनाइज़ हो गई है कम्युनिकेशन। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट होना वर्ल्ड के बहुत जल्दी हो गया। अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में तो तुरंत सबके पास में न्यूज़ पहुँच जाती है। कि अरे यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है रशिया ने, रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई है, फ़लस्तीन और गाज़ा का इश्यू हो गया, इंडिया पाकिस्तान का इश्यू हो गया है ना? जो टेरर अटैक हुआ
हुआ, तो उसके बारे में भी सबको पता चल गया, वीडियोज़ वगैरह लोगों को पता चला कितना ब्रूटल था, है ना चीज़ें। तो फटाफट सबको पता चल जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन इतना फ़ास्ट हो चुका है, ओके। जब प्रिंटिंग शुरू हुई थी ना, तो प्रिंटिंग से ना नेशनलिज़्म का एक बेस क्रिएट हो गया था, ठीक है? हमारे देश में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना, हमारे देश में प्रिंटिंग शुरू हुई, ओके। उसके बाद से जो है जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, सब अपने न्यूज़पेपर लॉन्च कर दिए थे, सबने जो है अपना लिखना जो शुरू कर दिया था, ओके। सबके जर्नल भी देखने को मिले हैं, ओके। महात्मा गांधी भी यंग इंडिया उनका था, है ना? तो हर चीज़ जो है सब लोग लिख-लिख कर उस टाइम पर बताया करते थे। लोगों से कनेक्ट होने का मीडियम था एक न्यूज़पेपर, है ना? तो ये प्रिंटिंग शुरू हुई तो इससे नेशनलिज़्म भी क्रिएट हुआ था लोगों के अंदर जो भावना जगी नेशनलिज़्म की, आज के टाइम पर भी जो है तो टेक्नोलॉजी अफ़ेक्ट करती है क्या हम सोच रहे हैं, पर्सनल व्यू हमारे अफ़ेक्ट करती है और कलेक्टिव भी, है ना? एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अगर आप एक अच्छी चीज़ देखोगे, यूनिटी के बारे में देखोगे ना देश की, यूट्यूब में तो वो आपको वही-वही वीडियो दिखाएगा, ओके। ऐसा एल्गोरिदम होता है, आपके व्यूज़ शेप कर देंगे वो। ठीक है? अगर जो है आप कुछ एक आध जो है लड़ाई-झगड़े का वीडियो देख लोगे तो वही-वही दिखाएँगे, है ना? तो ऐसे ना मैनिपुलेट किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी जो है लोगों का सोचने-समझने का तरीका भी चेंज कर रही है। जैसी चीज़ें आपको परोसी जा रही हैं, वही चीज़ें आप कंज़्यूम कर रहे हो और वही चीज़ें देख कर के आप सोच रहे हो, वैसे ही आपका बिहेवियर होता जाता है। अगर आप जो है मूवीज़ में फैमिली सिस्टम ये सब देख रहे हो, ठीक है, पैट्रियार्कल वैल्यूज़ देख रहे हो, तो आप जो है यही सब चीज़ें जो है आपके दिमाग में आएँगी, है ना? अगर आप जो है देख रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह ओके, वुमेन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है सोसाइटी में, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ, इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो नैरेटिव सेट किया जाता है ये सब। या फिर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस दिखाया जा रहा है मूवीज़ में, तो लोग जो है अपने आप को वैसा सोचने लगते हैं। ओके, तो एबिलिटी होती है आइडिया, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल 4 चीज़ फ्लो करती है ना? तो ये मूव करती है इज़िली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वर्ल्ड के, है ना? तो ये पॉसिबल हुई है टेक्नोलॉजी एडवांसेस की वजह से भी। ओके, तो इनका बढ़ गया है फ्लो भी। और इनका जो पेस है ना फ्लो का, तो ये भी वेरी करता है हर जगह से। ओके, फॉर इंस्टेंस मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो है कमोडिटीज़ है, ओके, तो वो जल्दी हो सकता है सामान वगैरह या फिर कैपिटल जो जाता है एक देश से दूसरे देश में फटाफट चला जाता है। ओके, एज़ कम्पेयर टू लोगों के। ओके, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ग्लोबलाइज़ेशन जो है इमर्ज नहीं हुआ था सिर्फ़ एक अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड जो कम्युनिकेशन है। तो ऐसा नहीं है ग्लोबलाइज़ेशन सिर्फ़ कम्युनिकेशन के इम्प्रूवमेंट से ही जो है बढ़ा है। और ये आया है बस, है ना? तो ग्लोबलाइज़ेशन की जो कम्युनिकेशन की वज़ह से बस ग्लोबलाइज़ेशन नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंट है क्या कि लोग जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं इंटरकनेक्टेडनेस। ओके, वो कनेक्टिविटी फ़ील कर रहे हैं वर्ल्ड में सबके साथ में, है ना? करेंटली हम अवेयर हैं कि जो इवेंट्स जो भी हो रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है ना? हमको पता रहता है कि वर्ल्ड में क्या चीज़ें घट रही हैं, किसी देश में क्या प्रॉब्लम हो सबको पता है नॉर्थ कोरिया जो है कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो कंट्री है, वहाँ पर किम जोंग उन जो है अत्याचार करता है लोगों के ऊपर। ओके, पाकिस्तान जो है वहाँ पर जो है हिंदू माइनॉरिटी जो होती है, माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनके ऊपर बांग्लादेश में भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान जो है टेररिस्ट स्टेट है, सबको पता है, ओके। क्योंकि जो है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। बर्ड फ्लू हो गया, सुनामी हो गया, सिर्फ़ एक नेशन तक कन्फाइंड नहीं है। अगर सुनामी इंडियन ओशन में आई थी, तो कई सारे देशों को अफ़ेक्ट किया था उसने, ठीक है? बर्ड फ्लू एक को होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी बर्ड्स को नहीं हो सकता है, ठीक है? बहुत स्प्रेड होती हैं ऐसी डिसीज़ेज़, ओके? तो ये सारी चीज़ें नेशनल बाउंड्री तक सीमित नहीं रहती हैं, ओके? ये स्प्रेड भी होती हैं। अगर इकोनॉमिक इवेंट्स भी होते हैं, तो वो ना उसका जो असर है बाहर भी देखने को मिलता है, ठीक है? नेशनल, रीजनल, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिलता है। कोविड का असर जो है हर जगह देखने को मिला था, ठीक है? अब जो है इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हैं चीज़ें कि लोकल लेवल से जो चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं, ग्लोबल लेवल तक पहुँच जाती हैं। ओके, अब देखते हैं पॉलिटिकल consequences। एक डिबेट आती है सामने कि जो consequences है कंटेम्परेरी प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन वो जो है ऑनगोइंग जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उससे रिलेट कर सकते हैं। जो आज के टाइम पर ग्लोबलाइज़ेशन है ना उसका इफ़ेक्ट जो है तो इसको जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट से हम रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो ग्लोबलाइज़ेशन किस तरीके से अफ़ेक्ट करता है जो स्टेट सोवरेनिटी को। सोवरेनिटी क्या होती है कि एक कंट्री जो है अपने अपने देश के पूरे डिसीज़न जो है बाहर के देश से कैसे रिलेशन रखने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारे डिसीज़न जो है खुद ले सकता है। तो वो सोवरेनिटी कहलाती है, ओके? स्टेट की सोवरेनिटी जो है उसको कैसे अफ़ेक्ट करता है? तो हमें 3 एस्पेक्ट देखने होंगे, उससे पहले हमें जो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले 3 एस्पेक्ट देखने होंगे। तो सिंपल लेवल पे हम देखें ग्लोबलाइज़ेशन जो है
तो वो जो है स्टेट की पावर स्टेट की जो कैपेसिटी है ना, मतलब एक नेशन की कैपेसिटी जो है उसको कम कर रहा है। ओके, तो एबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उसको वो कम कर रहा है। आज के टाइम पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, ये बहुत बड़ी हो गई हैं। इवन जो है ये चैलेंज कर देती है स्टेट जो पर्टिकुलर जो है नेशन की गवर्नमेंट को तक चैलेंज कर देती है ये बड़ी बड़ी कंपनीज। हमारे देश में जो है अगर किसी कंपनी के ऊपर फाइन वाइन लगाया जाता है, ठीक है, अगर वो गलत प्रैक्टिसेज़ फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है। ट्विटर जो है बैन कर दिया था, जो ब्राज़ील के जो जज थे उन्होंने, उनके जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जज जो थे उन्होंने बैन कर दिया ट्विटर को। ठीक है? ट्विटर जो आज के टाइम पर एक्स है, तो एक्स को बैन कर दिया था। तो उस टाइम पर जो है ब्राज़ील ने बैन किया, तो जो इलोन मस्क की कंपनी है, इलोन मस्क जो है थ्रेटन कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर देखो फ्रीडम ऑफ चैलेंज कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट को, जो ब्राज़ील को चैलेंज कर रहे थे और लोगों से बोल रहे थे कि आप जो है ऐसे यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट में जाकर के ऐसे यूज़ कर सकते हो एक्स को। मतलब टोटली वो चैलेंज कर रहे थे गवर्नमेंट को। तो पहले ना वेलफेयर स्टेट चला करता था। वेलफेयर स्टेट तब होता है जब भी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए चीज़ों को रेगुलेट करती है, ठीक है? और लोगों के वेलफेयर के लिए कई सारी इनिशिएटिव लेती है। पहले के टाइम पर वेलफेयर स्टेट हुआ करता था। अब आज के टाइम पर जो है मिनिमलिस्टिक स्टेट हो गया है, मतलब कि अब स्टेट का रोल बहुत कम है, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है चीज़ों को कंट्रोल करने में, ठीक है? तो मार्केट फ्री छोड़ा हुआ है, मार्केट में अपने हिसाब से चीज़ें काम होती हैं, ओके? और जो मिनिमलिस्टिक स्टेट में वो जो मिनिमल जो मतलब कम पावर यूज़ करते हैं, वो लोग कम इंटरफेयर करते हैं, बहुत ही कम फंक्शंस परफ़ॉर्म करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ सिटीज़न, ये सारी चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं। ओके, तो वो जो है विथड्रॉ भी कर चुके हैं, जो पहले के टाइम पर वो वेलफेयर फंक्शंस परफ़ॉर्म किया करते थे, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबीइंग के लिए, लोगों की जो वेलफेयर के लिए काम किया करते थे, वो उससे भी अपना हाथ उन्होंने खींच लिया है। इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट की जगह जो है मार्केट आ गया है, ठीक है? मार्केट जो है प्राइम डिटर्मिनेंट बन गया है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़ का। जिस चीज़ की डिमांड होगी वही चीज़ सप्लाई होगी, तो मार्केट्स अब जो है डोमिनेट कर रहे हैं। जो एंट्री है और इंक्रीज़ रोल हो गया है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का पूरे वर्ल्ड में, अगर देखें तो उससे रिडक्शन हो गई है कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है डिसीजन वगैरह लेने की। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है ना, कई देश की बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो एमएनसीज़ हैं, ये जीडीपी से भी ज़्यादा हैं देश की, ठीक है? तो अगर देख लें ना, एप्पल की ही बात कर लें, तो उनकी जो कंपनी है, तो वो जो है 3-4 ट्रिलियन समथिंग है, और हमारे देश की जीडीपी देख लो 3 ट्रिलियन है ना, 3.5 समथिंग कह सकते हो आप। तो बहुत ही चैलेंज दे रही है नेशन स्टेट्स को, है ना? तो एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज़ नॉट ऑलवेज़ रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। तो ऐसा नहीं है सिर्फ रिड्यूस करता है कैपेसिटी स्टेट की, तो यहाँ पर अब दूसरा पहलू दिखाया गया है, ठीक है? प्राइमेसी जो है स्टेट की अभी भी है और अनचैलेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो आज के टाइम पर भी जो है स्टेट की प्राइमेसी है, गवर्नमेंट की जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है? ओल्ड जेलसीज़ जो है, राइवलरीज़ जो कंट्रीज़ के बीच में रहा करती थी, वो सीज़ नहीं हुई हैं, ठीक है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मतलब एक-दूसरे से जलती है ना कंट्रीज़, जो दुश्मनी चली आ रही है, आज के टाइम पर भी वो है, और नए दुश्मन भी बना लेती हैं कंट्रीज़। तो स्टेट जो है कंटिन्यू है अपना काम कर रहा है, एसेंशियल फंक्शंस जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी को बनाना, और ना विथड्रॉ भी कर रहा है कुछ डोमेन से, ओके, जहाँ से वो अपना हाथ खींचना चाहते हैं, स्टेट उससे हट भी जाते हैं। स्टेट जो है आज के टाइम पर इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यू है, इम्पोर्टेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरा पहलू बताया है कि सच में जो है कुछ रिस्पेक्ट में स्टेट की कैपेसिटी जो है बूस्ट हुई है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है, ठीक है? क्योंकि जो है स्टेट जो है अच्छे से इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर पाती है अपने सिटीज़न्स की, है ना? कई सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, रेगुलेट करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिटीज़न्स को कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग, है ना? तो विद इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ जो है स्टेट जो है अच्छे से रूल कर पाते हैं, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी कैसे बढ़ी है? टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है। ओके, तो स्टेट जो है पावरफुल बन गए हैं और ज़्यादा, ओके, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आज के टाइम पर जो स्टेट हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? जैसे चाइना देखो अपने लोगों को कंट्रोल करता है, मीडिया को मैनिपुलेट करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। जो है लोगों के सामने एक नैरेटिव सेट कर देता है। अब जो है हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। आज के टाइम पर जो है हर चीज़ जो है हम अगर बात करते हैं, तो हम जो है हर चीज़ तो नहीं जान सकते, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो है ग्लोबलाइज़ेशन के, मतलब इकोनॉमिक जो है ग्लोबलाइज़ेशन से रिलेटेड उसकी चीज़ है।
पर जो है पर्टिकुलर डायमेंशन जो शेप करता है लार्ज पार्ट ऑफ द कंटेंट, मतलब जो बड़ी-सी चीज़ों को शेप करता है वो सारी चीज़ें, है ना? तो आज के टाइम पर इसमें डिबेट भी बहुत होते हैं ग्लोबलाइज़ेशन से रिलेटेड, तो इकोनॉमी के बारे में आप देखें। तो पहली चीज़ तो आती है कि डिफाइन कैसे करें हम जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन है उसको। ओके, मेंशन करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में कि जो हमारा अटेंशन कहाँ जाता है कि रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जब हम इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइज़ेशन की बात करते हैं तो आईएमएफ एंड डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ सॉरी, आईएमएफ हो गए और डब्ल्यूटीओ हो गए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने में वर्ल्ड में। अगर किसी देश में जो है बिल्कुल पैसा नहीं बचा है, ठीक है, फॉरेन रिज़र्व नहीं बचा है, बिल्कुल गिरी हुई स्थिति में होता है, तो आईएमएफ जो है उसको तुरंत का रो लोन देता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में, ठीक है? बोलता है कि अपनी इकोनॉमी ओपन करो, ये करो, वो करो, है ना? तो बेसिकली ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली चलता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएस हो गई, यूरोप हो गई, इनके हिसाब से चलते हैं ये जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं। आज के टाइम पर जो है डब्ल्यूटीओ जो है, उसकी हालत ही खराब हो रखी है क्योंकि यूएस जो है उसको मारता रहता है बीच-बीच में। पहले जो है डब्ल्यूटीओ यूएस को अच्छा लगता था, जब यूएस जो है अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया करता था वर्ल्ड में, ठीक है? यूरोप की कंट्रीज़ को भी डब्ल्यूटीओ अच्छा लगता था क्योंकि जब वो है वो अच्छा सारा सामान बेचा करती थी। अब ना उल्टा गेम हो गया, आज के टाइम पर एशिया में चाइना देखो, इंडिया भी देखो अपना सामान जो है बेचने लगी है, एशियन कंट्रीज़ भी खूब सारा, ठीक है? तो अब यूएस हो गई, यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, अब इनको डब्ल्यूटीओ पसंद नहीं आता क्योंकि इनके फेवर में अब काम नहीं होता। ये ट्रेड को रेगुलेट करेगा, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं वर्ल्ड में, है ना? तो ग्लोबलाइज़ेशन जो है उसको एक नैरो टर्म में हम नहीं देख सकते, छोटे नज़रिए में ऐसा नहीं देखना है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन है, कई सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें अदर दैन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ब्रॉडर वे में हम जब समझते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन को, तो इसमें ना हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स देखना होगा। ओके, तो किसको कितना मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन से, है ना? किसको कम मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन से और किसको नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? यूजुअली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो में, डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करते हैं। ओके, तो कुछ जो है वॉलंटरी होता है कि हाँ, हम अपनी इकोनॉमी अपनी मर्ज़ी से ओपन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे देश की कंपनीज़ आएँ, हमारे यहाँ सामान बेचें, हमारे यहाँ जो है रिलेशन वग़ैरह बनाएँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम खुद से चाह रहे हैं वॉलंटरी, और कुछ लोगों को फ़ोर्स किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, जैसे इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर पावरफुल कंट्री फ़ोर्स करती हैं कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। 1990s में हमारे ऊपर ये चीज़ें थोपी गई थी कि आपको लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन एंड ग्लोबलाइज़ेशन करना होगा। आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन रिज़र्व जो है बहुत ही कम हो गया था, ठीक है? हमारी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, तेल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। तो उस टाइम पर हमें आईएमएफ की कंडीशन माननी पड़ी थी, तो फोर्स्ड हमारे यहाँ चीज़ें देखने को मिली थी। ओके, तो हम देखें एग्जाम्पल से बिगिनिंग ऑफ इस चैप्टर के शुरू से ही हमने देखा फ्लो ऑफ जो एक्सचेंज होता है कमोडिटीज का, है ना? इन चीजों को जो कैपिटल पीपल आइडिया के बारे में हम बात करते हैं, चार चीजों की, कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम, है ना? तो इसका फ्लो होता है, तो ग्लोबलाइजेशन जो इन्वॉल्व करता है ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं सामान का बेचना खरीदना। ओके, इसमें डोमिनेट कौन करता है? चाइना। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। ओके, तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ना, तो दूसरी कंट्री जो है इम्पोर्ट कर रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो कम हो गए हैं रिस्ट्रिक्शन। सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन जो मूवमेंट पे कैपिटल में लगाया जाता है कंट्रीज के बीच में, उसको भी कम कर दिया गया है। ओके, वो सब डिपेंड करता है एक देश के ऊपर, है ना? जिसको जैसे कि हमारे देश में अगर चाइना जो है बहुत सारा सामान डंप करता है तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। ओके, जो सब्सिडाइज सामान बेचता है तो हम जो है उसमें काउंटर बिलिंग ड्यूटीज लगा देते हैं ताकि वो सामान महंगा हो जाए, तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट मिल जाए थोड़ा, है ना? तो देखना पड़ता है कि किस तरीके का सामान बेचा जा रहा है ना? ये सारी चीज़ें, फिर उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए जाते हैं, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, ओके? तो एग्रीमेंट भी किए जाते हैं देशों के बीच में, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, है ना? प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ज़माने भर के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है? तो जो ऑपरेशनल टर्म्स में देखें हम तो कैपिटल जो मूवमेंट होता है इसको कैसे समझते हो आप, ठीक है? तो इसमें ना पैसे की बात की जा रही है। जो इन्वेस्टर होते हैं ना अमीर कंट्रीज़ के, वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे जो कंट्रीज़ में, ठीक है? अपनी कंट्रीज़ के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी पैसे डालते हैं, ओके? तो आपने देखा ना स्टॉक मार्केट में कई सारे जो है शेयर्स बेचे जाते हैं, ठीक है? एक कंपनी जो होती है, ओके? तो वो जो है अपने शेयर सेल करती है ताकि उसके पास में पैसा आ जाए, है ना?
तो वो अपने शेयर्स बेचते हैं, तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो खरीद लेते हैं। ओके, बाद में जो है वो अपने ये जो खरीदे हुए शेयर बेच कर के प्रॉफिट कमाते हैं। तो यही चलता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वहाँ पर भी वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, और अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं उनको। तो ग्लोबलाइजेशन से ना फ्लो हुआ है आइडियाज़ का अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज़। तो नेशनल बाउंड्रीज़ में जो है आइडियाज़ वगैरह भी फ्लो किए हैं। स्प्रेड हुआ है, इंटरनेट भी फैला है। ओके, कंप्यूटर जो है ये सर्विसेज़ ये सारी चीज़ें भी फैली हैं। बट ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से सिर्फ सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज नहीं देखने मिला है, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ओके, तो मूवमेंट ऑफ पीपल अलग तरीके से भी देखने को मिला है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो गार्ड करती हैं अपनी बॉर्डर्स को, वीजा पॉलिसी वगैरह में भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाते हैं, ताकि सिटीजन जो है दूसरी कंट्रीज के जो है अपनी जॉब ना खा ले उनके देश के सिटीजन्स की। तो ये देखने को मिलता है। यूएसए में ट्रम्प भी यही सब कहता है कि बाहर के लोग आकर के हमारी जॉब ले रहे हैं, और मैक्सिमम ना दूसरी कंट्रीज में आपको जो है इंडियंस ही देखने को मिलेंगे जो बाहर काम करते हैं, ठीक है? अब जो है भई हम लोग टैलेंटेड हैं, है ना? तभी तो तुमने काम दिया है हमारे देश के लोगों को, है ना? तो वो टैलेंटेड हैं तभी तो आप बुलाते हो उनको, ओके? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर खुद ही जॉब देते हैं तो कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है, तो यूएस में कंपनी ने बोला था ऐसे कैसे कर सकते हो आप, वीज़ा पॉलिसी है ना, जो उनको अच्छी लेबर चाहिए, उनको अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए। तो ये प्रोटेक्शनिज़्म देखने को मिलता है कि दूसरे देश के जो सिटीज़न्स आ रहे हैं और उनके देश के जॉब लेकर के जा रहे हैं, है ना? तो वो अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं, बॉर्डर वगैरह गार्ड करते हैं, वीज़ा पॉलिसीज़ ऐसी कर देते हैं, ठीक है? तो अगर हम जो कॉन्सिक्वेंसेज़ के बारे में समझते हैं ग्लोबलाइज़ेशन की, तो ज़रूरी है हम अपने दिमाग में रखें कि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जिसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है हर जगह, और उसका अलग-अलग रिज़ल्ट देखने को मिलता है, सेम रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? तो व्हाइल ग्लोबलाइज़ेशन जो है उसकी वज़ह से सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो ग्लोबलाइज़ेशन जो है उन्होंने अगर सिमिलर डिफरेंट जो पॉलिसीज़ सॉरी सेम सेम पॉलिसीज़ अगर अडॉप्ट की हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग-अलग देखने को मिलेगा, है ना? तो जनरल जो है सॉरी तो डिफरेंट आउटकम्स देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में। हो सकता है कि जैसे कि डीमोनेटाइज़ेशन जो नोटबंदी हुई थी ना हमारे देश में, तो हमारे देश में जब नोटबंदी हुई थी 500 हज़ार के नोट बंद किए गए थे ना, तो तब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इन चीज़ों को सँभाल कर के ले गए। इमोशनल उन्होंने जो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया था चीज़ों को, और देश के लोगों को सँभाल के ले गए। पर यही चीज़ जो है वेनेज़ुएला में हुई थी ना, तो वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। क्योंकि वहाँ के जो लीडर थे वो लोग इस चीज़ को सँभाल नहीं पाए थे। तो वही चीज़ है, सेम पॉलिसी जो है आप डिफरेंट कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके अलग इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें और भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, रेदर देन जो एक जनरलाइज़ेशन हम बना लें कि हाँ, ऐसा ही होता है ग्लोबलाइज़ेशन में तो, है ना? तो कई सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है उससे पहले। इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन ने क्रिएट कर दिया डिवीज़न ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? तो एक डिवीज़न भी क्रिएट कर दिया ओपिनियंस का वर्ल्ड में, ओके, लोगों की समझ में भी। तो जो लोग जो है सोशल जस्टिस के बारे में बहुत चिंता किया करते थे, तो वो जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि स्टेट जो है अब विथड्रॉ कर रहा है, ओके, वो जो है कम रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे हमारे देश में भी अगर बात करते हैं, तो अब गवर्नमेंट जो है थोड़ा कम रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू पहले की गवर्नमेंट के, है ना? तो पहले के टाइम पर जो है गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रोल प्ले करती थी, वेलफेयर पॉलिसीज़ वगैरह ज़माने भर की चीज़ें चल रही हैं देश में, है ना? अब जो है थोड़ा कम रोल प्ले कर रही हैं, है ना? तो जो सोशल जस्टिस वाले होते हैं ना, वो चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, सोसाइटी में आप चीज़ें लेकर के नहीं चल रहे हो ढंग से। ये कैपिटलिज़्म की तरफ जाने को हो जाता है ना, जब मिनिमल रोल प्ले करती है गवर्नमेंट तो। वो पॉइंट आउट करते हैं कि बेनिफिट जो है स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बस मिल रहा है। ओके, बाकी सारे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट स्कीम के लिए, गवर्नमेंट की जॉब के लिए, ठीक है? फॉर जॉब्स एंड वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सैनिटेशन के लिए। तो आप जो है एक स्मॉल सेक्शंस को बस बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, बाकी सारी जो लार्ज सेक्शन है, जो गरीबी भुखमरी में जो लोग डले हैं, उनका क्या? ठीक है, वो डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट रोल ही प्ले नहीं करेगी, तो फिर लोगों का क्या होगा? ठीक है, गवर्नमेंट के रोल की बात आती है यहाँ पर। तो वो एम्फसाइज़ करते हैं कि नीड है, ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड क्रिएट किया जाए, सोशल सेफ्टी नेट बनाया जाए, ठीक है? मिनिमाइज़ करें जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं ग्लोबलाइज़ेशन के। जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं ना, मतलब वही बात है, गरीबों को सपोर्ट करो, ओके? तो कई सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वर्ल्ड में भी, जो फ़ील करते हैं कि सेफ्टी नेट जो है सफिशिएंट नहीं है और उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि रोक दो, फ़ोर्स करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन को कि रोक दो।
मतलब कि जो फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ना, उसको रोक दो, ऐसा वो लोग कहते हैं। क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमिक र्यून हो रहा है, जो कमज़ोर कंट्री है ना, जो कमज़ोर कमज़ोर देश हैं, उनके साथ में बहुत गलत हो रहा है, सॉरी। तो पुअर जो कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही हैं, और जो गरीब लोग हैं जो कंट्रीज़ के अंदर, वो लोग ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं, वीकर कंट्रीज़ के जो गरीब लोग हैं, ठीक है? कुछ इकोनॉमिस्ट जो डिस्क्राइब करते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है, रीकोलोनाइज़ेशन जो हो रहा है वर्ल्ड का, दोबारा से कॉलोनी बनाया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसमें। ठीक है? मतलब दोबारा से जो है कॉलोनी क्रिएट की जा रही है। कॉलोनी जो है सपोर्ट करती है। ओके, कोलोनाइज़ेशन क्या था? कॉलोनी जो है, जैसे हमारा देश कॉलोनी था, तो हमारा जो है, हमारा सब्जुकेशन हो रहा था, हमारे दबाया जा रहा था हमको, इकोनॉमी को, हमारी पॉलिटी को, ठीक है? हमारे कल्चर को, हर तरीके से हमें दबा कर के जो है हमको सप्रेस करते अब जो है, और हमारी हर चीज़ जो है बेनिफिट कर रही थी ब्रिटिश को। तो ये कहलाता है कॉलोनी, है ना? तो हमारे देश का जो है र्यून हो रहा था, पूरा सब कुछ खत्म हो रहा था, और ये लोग जो है, इनकी ग्रोथ हो रही थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि क्योंकि ये लोग हर चीज़ जो है फ़ेवर कर रही थी ब्रिटिश को, चाहे कोई का इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कल्चर हो, हर चीज़ जो है ब्रिटिश को सपोर्ट करे, ऐसा उन्होंने चीज़ों को लेकर के चले थे। तो दोबारा से ये चीज़ें देखने को मिली हैं। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन कुछ सपोर्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है? और जो पॉपुलेशन जो है, तो वो लोग अच्छे से चल पाएँगे, उसका वेल-बीइंग होगा, जब रेगुलेशंस कम होंगे तो। जब अच्छा खासा ट्रेड होगा, व्यापार होगा देशों के बीच में, तो इकोनॉमीज़ जो है बहुत अच्छे से काम कर पाएँगी। ओके, जब सामान वग़ैरह बेचा-खरीदा जाएगा, ठीक है? जो कंट्री बना कर के बेच रही है ना सामान, जैसे कि चाइना, उसको तो बहुत बेनिफिट होगा कि वो अपना सामान बना कर के दूसरे देश में बेच रही है। पर हमारा देश जो कि इम्पोर्ट करता है, इंडिया, इसको बहुत नुकसान होता है। सोचो, चाइना के यहाँ सामान बनाया, ठीक है? तो उनके लोगों को नौकरी मिली, उनके लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिली, उनके लोगों की गरीबी खत्म हुई, है ना? पर हमारे देश में क्या किया, लेकर के आए सामान और बेच दिया। ना हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, ना हमारे देश में लोगों को जॉब मिली, ना हमारे देश में जो है जो हंगर, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें खत्म होंगी। तो बोला जाता है इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइज़ेशन को सपोर्ट करने वाले कि ये बेनिफिट करेगा होल वर्ल्ड को। वो लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन जो होना ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और वाइज़ नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है कि आप इसको रोकते हैं, ठीक है? तो मोर मॉडरेट जो सपोर्टर्स होते हैं ग्लोबलाइज़ेशन के, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन जो एक चैलेंज की तरह है, जिसका रिस्पॉन्स करना इंटेलिजेंटली हमको रिस्पॉन्ड करना होगा, ठीक है? बिना इसको समझे हुए अनक्रिटिकली इस तरीके से नहीं लेकर के चलना है, ठीक है? तो समझना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा। तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि आज के टाइम पर जो है इंटरडिपेंडेंस देखने को मिल रही है वर्ल्ड लेवल पे। इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट का, बिज़नेसेस का, ऑर्डिनरी पीपल्स जो हैं सब कनेक्ट हो रहे हैं आज के टाइम पर ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से। सोशल मीडिया की वज़ह से जो है पीपल्स कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो ये सब रिज़ल्ट है ग्लोबलाइज़ेशन का ही। अब देखते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस जो है ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ कन्फाइंड नहीं है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी तक बस नहीं है सीमित। ग्लोबलाइजेशन हमें अफेक्ट करता है, हमारे घर को भी, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, ठीक है? आपको हर चीज़ का तो वीडियो मिल जाएगा दूसरे देशों का, तो आप जो है उससे इन्फ्लुएंस हो गए, वाह यार! दूसरे देश में तो ये फैसिलिटी है, हम भी अपने घर में ऐसा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा चीज़ बनाई जाती है, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, वहाँ पर ऐसे खाते हैं, ठीक है? फास्ट फूड खाते हैं, ओके? बर्गर वगैरह के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम भी पिएँगे अपने देश में, ये क्या बात हुई, है ना? तो हर चीज़ कॉपी करने की कोशिश की जाती है ना? हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या सोचते हैं, हर चीज़ जो है इन्फ्लुएंस होती है ग्लोबलाइज़ेशन से अफ़ेक्ट होती है, ठीक है? तो शेप करता है ये किस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है? हमारे प्रेफ़रेंसेस से शेप किए जाते हैं। ओके, कि हम किस चीज़ को प्रेफ़रेंस देंगे। कल्चरल जो है अफ़ेक्ट कर रहा है, कल्चरल अफ़ेक्ट जो है ग्लोबलाइज़ेशन की, इसकी वज़ह से लोगों में जो है एक डर भी आ गया है, कि जो प्रोसेस है उसकी वज़ह से थ्रेट होगा कल्चर्स को भी वर्ल्ड के, है ना? कि जो वर्ल्ड के कल्चर्स है ना, उसको भी थ्रेट देखने को मिलेगा, खतरा देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से यूनिफ़ॉर्म कल्चर हो जाएगा, हर जगह एक जैसा कल्चर, क्या पहन रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं, ठीक है? क्या देख रहे हैं, ओके, हर जगह चीज़ें सेम देखने को मिल जाएँगी, जिसी को कल्चरल होमोजेनाइज़ेशन भी कहते हैं। तो ये थ्रेट है। कल्चर, जब आप कल्चर का पॉइंट लिखोगे तो ये आपको लिखना है, यूनिफ़ॉर्म कल्चर, कल्चरल होमोजेनाइज़ेशन का थ्रेट देखने को मिल रहा है। तो राइज़ ऑफ यूनिफ़ॉर्म कल्चर बढ़ता जा रहा है, एक जैसा कल्चर। तो इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर इमर्ज नहीं हो रहा है इससे, ठीक है? हर चीज़ सेम-सेम हो रही है ना? तो हम इसमें
तो ग्लोबल कल्चर के नाम पर जो है हम अपने ऊपर क्या थोप रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर थोप रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जो है वेस्टर्न कल्चर थोपा जा रहा है। जैसे यूएस में रहते हैं, खाते हैं, जैसी कॉफ़ी वहाँ पर पीते हैं, ठीक है? इंग्लिश जो है डोमिनेट कर रही है, तो हर चीज़ थोपी जा रही है लोगों के ऊपर। जो चीज़ ये लोग, अगर कोई इंसान जो है ऐसे नहीं खाता है, अगर उसको नहीं पसंद है ये फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह, तो उसको क्या नेगलेक्ट करने लगते हैं लोग, कि अरे ये तो ऐसा है, ठीक है? ये ठीक नहीं है, ये वो। तो उसको नेगलेक्ट करने लगते हैं, तो फ़ोर्स हो जाता है कि उसको भी इन लोगों की तरह ही रहना पड़ेगा। तो ये देखने को मिलता है हेजेमनी, सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस, इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं। हार्ड पावर क्या है? मिलिट्री वग़ैरह का यूज़ करना। सॉफ्ट पावर उनके कल्चर पे वार करना, उनके कल्चर को कंट्रोल कर लेना। ना कल्चर उनके ऊपर थोप देना, है ना? जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना, कोका कोला वगैरह कितना डोमिनेट करता है ना? कितनी सारी जो एड वगैरह आती थी, तो पॉपुलैरिटी हो गई बर्गर वगैरह, है ना? तो बर्गर में भी बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, मिलावट वगैरह, है ना? तो बर्गर खाना एक, मतलब कितने ही सारे अपने देश में जो है बर्गर-वर्गर खुल गए हैं, है ना? भले ही वो अनहेल्दी हो, ठीक है, हमारे देश के लोगों के लिए ठीक ना हो। ये जो फूड होते हैं टेम्परेट रीजन के लिए ठीक थे, क्योंकि वहाँ पर ठंड रहती है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा देर के लिए चीज़ों को सस्टेन करके रखना होता है। बट आज के टाइम पर जो है हमारे देश में ये सारी फास्ट फूड रोज़-रोज़ लोग खाते हैं, फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, फिर ज़माने भर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? जीन्स वगैरह, ब्लू जीन्स, है ना? कुछ आर्ग्यू करते हैं कि तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, पावरफुल इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। जैसे अमेरिका में लोग रहते हैं ना, वैसे ही तरीके से लोग जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, है ना? तो कल्चर जो है, कल्चर ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी, ठीक है? जो कि डोमिनेट कर रही है सोसाइटी। यूएस पावरफुल है, यूएस के पास में बहुत पैसे हैं, है ना? तो यूएस को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और बेसिकली यूएस जो है अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा है, वो जानबूझ के लोगों को फ़ोर्स कर रहा है कि आप जो है इन चीज़ों को फ़ॉलो करो, है ना? उनकी मूवीज़, उनका कल्चर, हर चीज़ जो है चल रही है देश में। तो इम्प्रिंट करते हैं लेस पावरफुल सोसाइटी, जो कम पावरफुल कंट्री है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ना फ़ोर्स की जाती हैं। ओके, वर्ल्ड जो है उनको तरीके से देखने को मिलता है कि डोमिनेंट पावर की तरह ही हमको दिखना है, हमको बनना है। ठीक है, हम विश करने लगते हैं, ओके, कि हम उनकी तरह दिखें, उनकी तरह बने, है ना? तो इसमें ना मैकडोनालाइड सॉरी मैकडोनलाइज़ेशन भी हो रहा है, ठीक है? मैकडोनल्ड का जो ना बर्गर, पिज़्ज़ा ज़माने की चीज़ें बिकती हैं, तो इसमें भी देखने को मिल रहा है, हर कल्चर में जो है ये सारी चीज़ें बेची बेची जा रही हैं, ओके। तो डोमिनेंट अमेरिकन ड्रीम देखने को मिल रहा है ना? तो ये डेंजरस है, सिर्फ़ पुअर कंट्रीज़ के लिए बस डेंजरस नहीं है, बट ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा है, ठीक है? तो इसकी वज़ह से क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्रुप। तो हर देश का एक अलग कल्चर होता है, हर रीजन का एक अलग कल्चर होता है, हमारे देश में कितनी सारी डाइवर्सिटी है ना? तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ रिच हैं, और उसकी वज़ह से क्या, वेस्टर्नाइज़ेशन की वज़ह से चीज़ें जो खराब हो रही हैं, ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से। एट द सेम टाइम हम मिस्टेक्स भी देख सकते हैं, जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं ग्लोबलाइज़ेशन के, ठीक है? जो नेगेटिव हैं। जैसे कि कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग, ऐसा नहीं है कल्चर सिर्फ़ स्टैटिक है, रुका हुआ है। मतलब कि अब जो है यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा, ठीक है? कल्चर को हम क्या देख रहे थे, ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से कल्चर में बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं ना, ये सारी चीज़ें। अब हम दूसरी चीज़ें देखेंगे, कल्चर जो है कोई रुका हुई चीज़ नहीं है, ठीक है? कल्चर जो, और सारे के सारे कल्चर जो है एक्सेप्ट करते हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंसर्स को, है ना? इंटरमिंगलिंग होता है कल्चर का, इंटरमिक्सिंग होता है। हमारे देश में बाहर से बहुत सारे लोग आए, ठीक है? अपना कल्चर भी लेकर के आए, और हमारे देश का भी कल्चर था। ओके, इंडो ग्रीक्स आए, बाक्ट्रियंस आए, साकास आए, पार्थियंस आए, कुषाण्स आए। ओके, तो बैक्ट्रियंस इंडो-ग्रीक्स वही है, ठीक है। तो कई सारे लोग जो बाहर से आए थे हमारे देश में, मुगल्स भी आए हैं ना, तो हमारे देश के कल्चर के साथ में इंटरमिंगल हो गए थे, है ना? तो हमारे देश का कल्चर भी अडॉप्ट किया, हमने भी उनका अडॉप्ट किया, तो मिक्सिंग देखने को मिली, है ना? तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो। आज के टाइम पर वेस्टर्न, इंडो एथनिक ज़माने भर की चीज़ें चल रही हैं। वेस्ट और इंडिया जो इंडिया की चीज़ों को मिला कर के फ्यूज़न बना कर के पहने जा रहे हैं कपड़े। और हम बाहर के फूड जो है उनके सादे-सादे फूड नहीं खा सकते। हमारे यहाँ बिना मिर्च मसाला तड़के-भड़के के कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, है ना? तो हर चीज़ में तो हम अपने मसाले डाल देते हैं अच्छे वाले। तो उनका सादा फूड नहीं खा सकते हम लोग, है ना? जो चीज़ वाला बस। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बिकॉज़ वो ना हमारी चॉइसेस को रिड्यूस करते हैं। तो कुछ इन्फ्लुएंसेस नेगेटिव भी होते हैं जो कि हमारी चॉइसेस को अफ़ेक्ट करते हैं। बट कुछ ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो हमारी चॉइसेस को बढ़ा भी देते हैं, ठीक है? समटाइम्स ना मॉडिफाई करना अपने कल्चर को विदाउट तो हम ट्रेडिशनल को छोड़े बिना भी जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कल्चर को। जैसे हमारे यहाँ नहीं मिक्सअप देखने को मिल रहा है चीज़ों का। बर्गर जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है मसाला डोसा का, ठीक है? बट जो है वो पोज़ नहीं करता ऐसा कोई रियल चैलेंज भी।
बस सिर्फ हमारी फूड चॉइस में बढ़ गया है, जिसको डोसा खाना डोसा पसंद है वो खाए, है ना? बर्गर भी खा सकते हो आप, है ना, चॉइसेस के लिए, पर जो है डोसा इज़ कंपल्सरी, ओके डोसा सबको पसंद है ना? तो ये बात है, सिर्फ हमारी फूड चॉइसेस भी बढ़ गई हैं। ब्लू जीन्स जो है ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं कि हम खादी कुर्ता के साथ भी नहीं आजकल जीन्स और कुर्ता ये सब इंडो एथनिक और ज़माने भर की चीज़ें चल रही हैं, है ना? तो मतलब जो आउटफिट्स भी हो रहे हैं, कपड़े जो हैं वो भी मिक्स अप देखने को मिल रहा है। ओके, तो हम जो है आउटसाइड इन्फ्लुएंस कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। यूनिक खादी कुर्ता जो है उसको जीन्स के साथ पहना जा रहा है ना, कुर्ते को जीन्स के साथ में पहना जाता है। ओके, इसके साथ-साथ जो है क्लोथिंग जो है उसमें भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री में भी। तो हमको एक ब्लू जीन्स की एक और चॉइस मिल गई है। और जो हमने अपने कुर्ते के साथ में जीन्स पहनना है जो दूसरे देश में भी दे दिया है, ठीक है? आज के टाइम पर लोग जो है इंडिया के फेस्टिवल, इंडिया के कल्चर से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं कि सारे के सारे जो यूट्यूबर्स हैं मैक्सिमम बाहर के, तो वो तो शॉर्ट्स ही बनाते रहते हैं। इंडिया में ये खाया, इंडिया में ये किया, इंडिया में वो किया। मतलब उनकी यूट्यूब ही चल रही है इंडिया के कंटेंट के ऊपर, है ना? तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। पॉसिबल है कि जो यंग अमेरिकन्स जो हैं वो कुर्ता और जीन्स पहन सकते हैं, है ना? तो व्हाइल कल्चरल होमोजाइज़ेशन जो है एक एस्पेक्ट है ग्लोबलाइज़ेशन का, उसके साथ-साथ सेम प्रोसेस भी देखने को मिल रही है कि अपोज़िट चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, है ना? तो कल्चर जो है और ज़्यादा डिफरेंट और डिस्टिंक्ट होने को मतलब कि और ज़्यादा रिच हो रहा है इससे भी। ओके, तो इसको हम हेटेरोडाइज़ेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कल्चर हेटेरोडाइज़ेशन। तो ये जो है सिर्फ़ डिनाय नहीं करता है कि तो हम ऐसा बस नहीं बोल सकते कि डिफरेंसेस हैं ये वो ठीक है, जो पावर में है, जो कल्चर उनका इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, उनका ही कल्चर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये वो, है ना? तो फंडामेंटली ये चीज़ें देखें तो कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है ना? तो ये एक अलग चीज़ है। ओके, तो अब देखते हैं हम इंडिया एंड द ग्लोबलाइज़ेशन। तो हमने देखा ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में जो इससे पहले वाले हिस्ट्री में भी हुआ है, ओके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी जो फ्लो होता है कैपिटल का, कमोडिटीज़ का, आइडिया का, पीपल का, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो कॉलोनियल पीरियड जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो गया था। बेसिकली 1757 से लेकर के 1947 तक बोला जाता है कि अंग्रेज़ों का रूल रहा है ना? तो ब्रिटेन जो कॉन्सिक्वेंसेस था ब्रिटेन का जो कंट्रोल किया था उनके एम्बिशंस थे। इंडिया से वो लोग जो है पहले ना हमारे देश का टेक्सटाइल ना लग्ज़री माना जाता था। मतलब अरब जो है इतने पागल थे, जो यूरोपियंस इतने पागल थे कि भई लैंड रूट ढूँढो इंडिया तक का, जो है अच्छे-अच्छे स्पाइसेस मिलते थे उनको हमारे यहाँ से, ठीक है? मसाले वग़ैरह ले जाया करते थे, पेपर उनको बहुत पसंद था, ठीक है? काली मिर्च उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। ओके, स्पाइसेस हो गए, पेपर हो गए, टेक्सटाइल हो गए कि हाँ, अब ना हमारा लाइफ़स्टाइल बढ़ रहा है तो हमको इंडिया का कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। तो ऐसी बात करते थे वो लोग, ठीक है? तो इंडिया का कपड़ा जो है बहुत फ़ेमस था, वहाँ के राजा-महाराजा पहना करते थे, ठीक है? तो यही सामान खरीदने के लिए पहले अंग्रेज़ क्या करते थे बाय सेल चीप डियर, है ना? सॉरी बाय चीप सेल डियर ठीक है? सस्ते में खरीदो और महँगे में बेचो, ये मर्चेंट वाला काम किया करते थे। बाद में उन्हें देखने को मिला कि हाँ, यहाँ तो जो है भई यहाँ के रूलर्स ही इतने वीक हैं, तो हम जो है और ज़्यादा उनकी ग्रीड बढ़ गई, ठीक है? फिर हमारे यहाँ के रूलर्स की कमज़ोरी देख कर के उन्होंने धीरे-धीरे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ओके? तो इंडिया जो है एक्सपोर्टर था प्राइमरी गुड्स का, रॉ मटेरियल का एंड कंज्यूमर था फिनिश्ड गुड्स का। तो फिर हमको पहले हम अपना सामान बना कर के बेचते थे यू जो बाहर के देशों को और उनसे गोल्ड लिया करते थे। अंग्रेज़ भी हमको सोना देकर जाया करते थे और सामान खरीद के ले जाया करते थे। ठीक है? बाद में क्या देखने को मिला जब अंग्रेज़ ने हमारे देश पे कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने जो है हमारे देश से जो है कॉटन वगैरह रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे और अपने देश की फैक्ट्री वगैरह में बनाया करते थे जो कपड़ा वगैरह और हमारे देश में लाकर के बेचा करते थे चीप जो सामान। ठीक है? तो उल्टी चीज़ें देखने को मिल रही थी। फिनिश्ड गुड्स हमारे यहाँ बेचने लगे, तो हमारे यहाँ लोगों की जॉब वगैरह सब जाने लगी। फिर हमारे यहाँ हर चीज़ उन्होंने खराब कर दी थी। पहले के टाइम पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मेहनती हुआ करते थे, अपना काम किया करते थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में ना एक्सपीरियंस देखने को मिला ब्रिटिश के साथ में मतलब कि जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो किया था, वो हमको एक्सपीरियंस हो गया था कि भई ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। मतलब कि इन लोगों ने जैसे जिस तरीके से हमें लूटा था, तो हम समझ गए थे कि हम जो है अपने हाथ से सारी चीज़ें खुद ही बनानी होंगी, हम दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। फिर भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो विल है और पॉलिटिक्स ज़्यादा डोमिनेट करने लगी जिसकी वज़ह से हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए। हम जो है सर्विस सेक्टर जो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे जंप करके चले गए। एग्रीकल्चर में जो है उसमें भी टेक्नोलॉजी वग़ैरह यूज़ नहीं की, ढंग से इसको डेवलप नहीं किया और जो है लोग क्या अब गरीबी थी, है ना? तो लोग पढ़ लिख के क्या करते, जॉब करते, नौकरी करते
और सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था स्किप हो गया हमारे देश में, ठीक है? जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही चाइना डोमिनेट करता है, जहाँ पर सामान बनाया जाता है, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्किप हो गया, आज के टाइम पर जो है फिर फ़ोकस किया जा रहा है कि इंडिया को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग में फ़ोकस करना है, ठीक है? अंग्रेज़ों की इतनी बदतमीज़ी देखने के बाद भी हमारे देश में जो है पॉलिटिक्स डोमिनेट करने लगी थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम खा गए थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में डेवलप ही नहीं किया, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोगों ने, ठीक है? रिज़र्वेशन, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलिजन पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में उलझे रहे। हमने जो है अपनी इकोनॉमी क्लोज़ करके रखी, फिर भी हमारे देश में जो है मतलब बाहर से हमारे देश में सामान नहीं आया करता था, 1990s तक ज़्यादा सामान नहीं खरीदा करते थे हम। फिर भी जो है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बूस्ट नहीं प्रोवाइड किया और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भी ढंग की क्वालिटी का सामान नहीं बनाया, है ना? तो हमने अलाउ नहीं किया था बाहर का सामान हमारे देश में आए, ठीक है? तो हमारे प्रोड्यूसर्स जो थे हमारे यहाँ सामान खुद बना पाएँ, ठीक है? तो प्रोटेक्शनिज़्म हम फ़ॉलो कर रहे थे, फिर भी हमारे यहाँ देश है जो जो प्रोटेक्शनिज़्म होता है ना उससे अलग ही प्रॉब्लम निकल के आती है, ओके? तो कुछ एडवांसेस किए गए, कुछ एरीनाज़ में, ठीक है? क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको उतना अटेंशन नहीं मिला जो कि डिज़र्व करते थे। तो इन चीज़ों पे हमने उतना फ़ोकस नहीं किया। इंडिया जो है उसका उतना उतना अच्छा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं रहा। मतलब सुस्त पड़ी थी चीज़ें, है ना? तो 1991 में जो है रिस्पॉन्ड हुआ, उसकी वज़ह से हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। देखो अगर आपने इकोनॉमी को बंद करके रखा था तो आपको फ़ोकस भी तो करना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग में। ऊपर से हमारा देश वॉर भी झेल रहा था, है ना? और पॉलिटिक्स भी झेल रहा था, ओके टेररिज़्म भी झेल रहा था, तो कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी हमारे देश में। 1999 1990s में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 1991 में। ओके, तो हमारे पास जो है तेल खरीदने के ही पैसे नहीं बचे थे। बाहर से हम तेल खरीद के बहुत लाते हैं, ठीक है? तो इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट वगैरह की बात करें तो तेल बहुत खरीदती है क्योंकि हमारे देश में जो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलती है ना, टू व्हीलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें। और देश भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कच्चा तेल खरीद के लाते हैं, क्रूड ऑयल, ओके, तो इसके भी पैसे नहीं बचे थे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसकी वज़ह से हमें जो है हमें अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी, फिर हायर रेट्स देखने को मिले इकोनॉमिक ग्रोथ के। आप सबने देखा कि सारे देशों ने देखा कि ये तो मार्केट खुल रहा है मार्केट, ठीक है? लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है। आओ चलो भई यहाँ पर प्रॉफ़िट कमाएँगे। तो उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर गए जो हमारे देश में, ठीक है? और अच्छी खासी कंपनीज़ वग़ैरह जो सामान वग़ैरह बेचना शुरू कर दिया इंडिया में। लोगों के लिए अच्छा था क्योंकि पहले के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो ढंग का प्रोडक्ट नहीं बनाया करते थे। ओके, बहुत कम ही थे जो अच्छा प्रोडक्ट वगैरह बनाया करते थे। तो लोगों को चॉइसेस बढ़ गई उनकी, है ना? सामान वगैरह की। जो अफोर्डेबल अच्छा मिले वो सामान खरीदते थे। और चाइना भी खूब सामान भेजने लगा अपने देश में। हमारे देश में रिफ़ॉर्म्स हुए, ठीक है? तो ये फ़ोर्स्ड थे हमारे ऊपर रिफ़ॉर्म। आईएमएफ ने हमें मजबूर किया था कि ये सारे रिफ़ॉर्म करो अपने देश में, तभी पैसे देंगे। ठीक है? तो इंडिया जो है रिफ़ॉर्म के यहाँ पर जो फिर हमारा डीरेगुलेट किया गया मार्केट सेक्टर्स जो हैं, ठीक है? तो मतलब रेगुलेशंस वग़ैरह कम किए। जो पहले ना प लाइसेंस परमिट राज चला करता था, लाइसेंस राज। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है चीज़ों को कंट्रोल करके रखा करती थी। फिर जो है धीरे-धीरे करके जो है लिबरेट की गई चीज़ें, खुली कर दी गई, ठीक है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने दिया, बाहर की जो कंपनीज़ थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो ये बहुत जल्दी होता कि हम ऐसा कह दें कि कितना अच्छा रहा ये ग्लोबलाइज़ेशन इंडिया के लिए। अल्टीमेट टेस्ट ये नहीं था कि हाई ग्रोथ रेट हो, ये था कि जो बेनिफिट्स हैं ग्रोथ के शेयर होने चाहिए लोगों के साथ में, ठीक है? ऐसा ना हो कुछ पॉपुलेशन को बस बेनिफिट हो। ओके, तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो हमने देखा ग्लोबलाइजेशन में कितना ज़्यादा कंटेंशियस इश्यू है ना? तो इस पे जो है मतलब जलता हुआ, उभरता हुआ ऐसा गुस्से वाला इश्यू है ये। तो ये सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज़्म भी देखने को मिलता है, लोग इसके अपोज़ में भी बोलते हैं, ठीक है? क्रिटिक्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन के जो अगेंस्ट में बोलते हैं, वो कई सारे आर्गुमेंट्स देते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कंटेम्परेरी ग्लोबलाइजेशन है, जो आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो वो ग्लोबल कैपिटलिज़्म है, ठीक है? तो कंपनीज़ का ग्रोथ देखो, वो जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ना, घंटों-घंटों काम करवाते रहते हैं, ठीक है? और जो है लोग बस लेबर बन के रह गए हैं, ठीक है? कैपिटलिज़्म देखने को मिल रहा है। ओके, जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, कुछ लोग जो अमीर हैं और ज़्यादा पुअर बनते जा रहे हैं। वीक वीक हो रहा है स्टेट की पावर जो है कम होती जा रही है, रिडक्शन हो रही है कैपेसिटी ऑफ द स्टेट की कि वो अपने लोगों का, गरीब लोगों का इंटरेस्ट वगैरह प्रोटेक्ट कर सकें। क्रिटिक्स जो हैं ग्लोबलाइज़ेशन के पॉलिटिकल राइट के बारे में बात करते हैं, ओके।
तो वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट की बात करते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल टर्म्स में बात करते हैं, तो बोलते हैं कि वीक हो रहा है स्टेट की पावर। इकोनॉमी के टर्म्स में बात करते हैं, तो बोलते हैं कि दोबारा से सेल्फ रिलायंस में आना ज़रूरी है, ठीक है? एंड प्रोटेक्शनिज़्म में एटलीस्ट कुछ जगहों पे तो, कुछ एरियाज़ में तो है सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए और कुछ जगह पे जो है प्रोटेक्शनिज़्म की नीति फॉलो करनी चाहिए। कल्चर जो है, कल्चर वाले वरी होते हैं कि जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो होमोजाइजेशन देखने को मिल रहा है ना, अ, तो लोग जो हैं अपनी एज ओल्ड जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो अपने पुराने संस्कार, वो सारी चीज़ें छूट रही हैं। तो जो एंटी ग्लोबलाइज़ेशन वाले जो मूवमेंट है ना, वो भी कनेक्ट होते हैं वर्ल्ड के नेटवर्क से, ठीक है? तो वो अपने जैसे लोगों को ढूँढते हैं कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ वाले में, जैसे कि इंडिया में भी हो सकता है कुछ लोग जो है एंटी ग्लोबलाइज़ेशन के सपोर्टर हैं, यूएस में भी हैं, ठीक है? तो वो लोग ना कनेक्ट हो जाएँगे एक-दूसरे से इंटरनेट का यूज़ कर के, है ना? और ऐसे। तो कई सारे जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी चलाए हैं, तो वो अपोज़ नहीं करते हैं कि आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन को, वो जो है अपोज़ करते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम जो होता है ग्लोबलाइजेशन को उसको, ठीक है? तो उसको इम्पीरियलिज़्म के तौर पे देखा जाता है। जैसे नहीं एक राजा हुआ करता था, ठीक है? तो उस राजा ने क्या किया, यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर वो रहता था, ठीक है राजा। उसने क्या किया, बाजू वाली जगह को भी कब्ज़े में कर लिया, तो ये इम्पीरियलिज़्म हो गया। अब उस जगह को जो है लो वैसे ना वो गलत तरीके से यूज़ करने लगा, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को यूज़ किया था, कॉलोनी बना लिया था, तो वो हो जाता है कोलोनाइज़ेशन, ठीक है? तो ये देखने को मिलता है, तो इम्पीरियलिज़्म देखने को मिल रहा है, कंट्रोल कंट्रोल देखने को मिल रहा है, तो इसके अगेंस्ट में वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन जो है उन्होंने मिनिस्टीरियल मीटिंग रखी थी, ओके? तो इस मीटिंग में जो है मीटिंग में तो इसमें प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले थे। तो बोल रहे थे कि जो है पावरफुल जो स्टेट है वो क्या करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है? तो गलत तरीके से जो है चीज़ों को अपने फ़ेवर में करते हैं ये पावरफुल स्टेट। तो आर्ग्यू किया जाता है कि जो इंटरेस्टेड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, गरीब देश जो हैं, ग्लोबल साउथ जो है, उनका ना उनको सफिशिएंट उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में। वर्ल्ड सोशल फोरम है एक, तो एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है ये ना, सब लोगों को साथ में लेकर के आता है, ठीक है? जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, एक्टिविस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, लेबर हो गए, यूथ हो गए, विमेन एक्टिविस्ट हो गई, सब लोगों को जो अपोज़ करते हैं न्यू लिबरल ग्लोबलाइज़ेशन को। न्यू लिबरल वाले वही कैपिटलिज़्म को फ़ॉलो करो, मार्केट को फ्री करो, ये सारी चीज़ें, है ना? तो फर्स्ट जो वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग हुई थी, ऑर्गेनाइज़ की गई थी पोर्टो अल्जीरिया में, ब्राज़ील में 2001 में। फोर्थ हुई थी मीटिंग मुंबई में हुई थी 2004 में। लेटेस्ट मीटिंग जो हुई थी नेपाल में हुई थी फ़रवरी 2024 में। इंडिया का रिस्पॉन्स ग्लोबलाइज़ेशन को लेकर के। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया ग्लोबलाइज़ेशन को, तो इसमें जो रेज़िस्ट किया ग्लोबलाइज़ेशन को, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? सोशल मूवमेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों का कि वो जो है वर्ल्ड के, तो सोशल मूवमेंट के थ्रू लोग समझ पाते हैं जो वर्ल्ड के बारे में, उनके आसपास जो है चीज़ें, वो सारी चीज़ें, और किस तरीके से वो डील कर सकते हैं इस ट्रबल के साथ में। रेजिस्टेंस जो है ग्लोबलाइज़ेशन के अगेंस्ट में, तो इंडिया में जो है डिफरेंट क्वार्टर से निकल के आया है, ठीक है? तो लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट हुआ, लेफ्ट विंग वाले जो लेफ्ट वाले होते हैं ना, लेफ्ट लेफ्ट करते, तो वो लेफ्ट वाले जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि इस पार्टी की आइडियोलॉजी तो लेफ्टिस्ट है, तो लेफ्टिस्ट वाले ना पुअर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? वो बात करते हैं वेलफेयर की। तो जो लेफ्ट विंग वाले हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट में, ठीक है? थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ एज़ वेल एज़ जो अपने फोरम्स के थ्रू, इंडियन सोशल फोरम, ठीक है? और ट्रेड यूनियंस जो हो गए इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, तो उन लोगों ने भी अपना रिप्रेजेंट किया फार्मर्स के इंटरेस्ट को भी, और ऑर्गेनाइज किया प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटीऑक मल्टीनेशनल, तो इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने किया। पेटेंट करते हैं ये लोग क्या, अब हमारे देश में भाई इतना रिच कल्चर है, हमारे यहाँ ज़माने भर की मेडिसिनल प्लांट हैं, ठीक है? हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, ओके? तो ये लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ही ना यूएस कर रहा था, हमारे देश की टर्मेरिक को जो है अपने देश में जो है पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही वो ना नीम को भी पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे अमेरिकन और यूरोपियन फर्म्स, मतलब पेटेंट लगा लेते ना, तो उनकी चीज़ को यूज़ करने के पैसे देने पड़ते। मतलब देख रहे हो हमारे यहाँ कितने ट्रेडिशनली यूज़ किया जा रहा है हल्दी को। लोग जो है खाते हैं, लगाते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो हल्दी, हम लोग को पता है कि हल्दी जो है एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ज़माने भर की चीज़ें होती है उसमें, है ना? जो घाव वगैरह भर देती है, तो इन लोग जो है उसको पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नीम हर किसी के घर में लगी होती है ना? मीठी नीम तो, और कड़वी वाली तो हर जगह मिल जाती है ना? तो ये लोग जो हैं
क्या पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके अगेंस्ट में भी लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे कर सकते हो? फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने कई सारी वेबसाइट बनाई अपनी, ओके, उसमें जो है पब्लिश की इन्फॉर्मेशन की ये जो है हमारे देश की धरोहर है, ठीक है? कि हमारे देश में ये मेडिसिनल प्लांट है, हमारे देश में ये बहुत ही सदियों से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? हमारा जो रिच आयुर्वेदा है उस चीज़ों के बारे में। तो पॉलिटिकल राइट है उसके थ्रू भी जो है ग्लोबलाइज़ेशन का रेजिस्टेंस किया गया। ठीक है? पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट करते हैं कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। ओके? तो रिंगिंग फ्रॉम जो फॉरेन टीवी चैनल्स हो गए, ठीक है? केबल नेटवर्क जो है चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं। सेलिब्रेशन जो होता है वैलेंटाइन्स डे का, वेस्टर्नाइज़ेशन ऑफ ड्रेसेस वगैरह नहीं पहनी जाती हैं। टेस्ट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस, मतलब जो वेस्टर्न जो ड्रेसेस पहनी जा रही हैं गर्ल स्टूडेंट, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। गर्ल स्टूडेंट पे बस फ़ोकस कर रहे हो तुम, हाँ? लड़कों को कुछ नहीं बोलोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है थोड़ा बायस्ड देखने को मिल रही हैं चीज़ें, कि ड्रेस टेस्ट ऑफ गर्ल स्टूडेंट, ये क्या बात हुई? और किसी का टेस्ट नहीं बदलता क्या? हाँ? यहाँ पर तो हर कोई जो है वेस्टर्न वैल्यूज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं ना, ज़माने भर के जो ड्रग्स और ज़माने भर की जो गंदी चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है? वाइन वगैरह, दारू को भी एक सिंबल बना दिया है। मतलब ज़माने भर की चीज़ें देखने को मिल रही है, उसमें आप कुछ नहीं बोलोगे। गर्ल स्टूडेंट का ड्रेस का टेस्ट, वाह! छोड़ो अच्छा। तो ग्लोबलाइज़ेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉज़िटिव इम्पैक्ट, इंडिया का रेजिस्टेंस ग्लोबलाइज़ेशन का, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। यहाँ पर देखो ट्रू पूछा है ना, तो ट्रू में तो ग्लोबलाइज़ेशन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है, ये ट्रू है, ठीक है? फिर उसके बाद में ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट पूछा है। तो अनइवन देखने को मिला है ग्लोबलाइज़ेशन, है ना, उसका इम्पैक्ट, और यूनिफ़ॉर्म तो नहीं है इम्पैक्ट, है ना? तो ये तो गलत है। ओके, पॉलिटिकल स्फीयर में बस थोड़ी ना था, ठीक है? तो हर स्फीयर में देखने को मिला है ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट। तो कल्चरल होमोजेनिटी एक क्रिटिसिज़्म में आता है, तो इसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्लोबलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है? तो ये चीज़ देखने को मिली। ग्लोबलाइज़ेशन पर्टिकुलर कम्युनिटी और पीपल का थोड़ी ना, उसकी वज़ह से थोड़ी होता है। ग्लोबलाइज़ेशन ऐसा कह सकते हैं ओरिजिनेट हुआ था यूएस में। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बस कॉज़ नहीं है, कई सारे कॉज़ हैं ग्लोबलाइज़ेशन के। ओके? तो ग्लोबलाइज़ेशन सिर्फ़ मूवमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ नहीं है, ठीक है? इसमें कम्युनिटीज़ पीपल भी आते हैं, ओके? और कैपिटल भी आता है ना? तो ग्लोबलाइज़ेशन जो है इन्वॉल्व नहीं करता, डज़ नॉट इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़, तो इसको कह सकते हैं ये सही है, ठीक है? और सर्विसेज़ भी इंसिग्नि नहीं, सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्लोबलाइज़ेशन का, तो ये भी गलत हो गया। ग्लोबलाइज़ेशन जो है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के देखा जाता है उस तरीके से, तो ये भी सही हो गया। तो अब हो गया चैप्टर कंप्लीट, आप देख लेना बाकी, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट में नहीं, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, बुक भी कंप्लीट हो गया है। तो आप बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा? थैंक यू।